नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यूपी के अध्यक्ष के सामने आ रही है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने जीत के बाद लोगों को दिया तोहफा। राजेश मसाला ने चुनाव जीतने के बाद ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की। जिला साले गौरीगंज में 50 लाख की लागत से लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। प्रतिदिन 110 सिलेंडरों की हो सकेगी रिफिलिंग। लोगों को मिलेगी ऑक्सीजन की किल्लत से राहत। बड़ी खबर अमेठी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने जीत के बाद लोगों को तोहफा दिया है। राजेश मसाला ने चुनाव जीतने के बाद ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय गौरीगंज में 50 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। हर रोज 110 सिलेंडरों की ऑक्सीजन प्लांट लगने से रिफिलिंग हो सकेगी। लोगों को मिलेगी ऑक्सीजन की किल्लत से राहत। 110 सिलेंडर में प्रतिदिन रिफिलिंग की जाएगी और लगातार संक्रमण की वजह से जो देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन रिफिलिंग का बुरा हाल है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, इससे लोगों को निजात भी मिल सकेगा। छोटी सी पहल देखने को मिली है भाजपा प्रत्याशी के द्वारा। तो अगली बड़ी खबर जौनपुर से, जहां विजेता प्रधान ने उठाई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। कोर्ट के रोक के बावजूद निकाला गया विजय जुलूस। डीजे पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के थिरकते दिखाई दे रहे हैं लोग। रामपुर थाना क्षेत्र के कुंभापुर गांव का ये पूरा मामला। जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विजेता प्रधान ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, वो जौनपुर से है। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी के चपेट में है, लेकिन कुछ लोग पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के जीत के बाद औरतें, पुरुष, महिलाएं ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। ये पूरी तस्वीर जौनपुर से। अगली बड़ी खबर भी जौनपुर से ही, जहां श्रीकला सिंह की हुई रिकॉर्ड मतों से जीत। श्रीकला सिंह ने 11,293 मतों से जीत दर्ज की है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला सिंह। जिला पंचायत सदस्य चुनाव में दर्ज की है जीत। तो बड़ी खबर जौनपुर से आपको बता दें कि श्रीकला सिंह की भारी मतों से वो विजयी बनी है। श्रीकला सिंह ने 11,293 मतों से जीत दर्ज की है। बताते चले कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला सिंह। जिला पंचायत सदस्य चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। तो अगली बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां साथ रहने की जिद करने पर प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। प्रेमिका पर पेचकस से किया गया हमला। मासूम बच्ची को भी जमीन पर पलटा। प्रेमिका ने 20 दिन पहले ही बच्ची को दिया था जन्म। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के खड़िया का ये पूरा मामला। सोनभद्र में एक प्रेमी ने जिद करने के बाद प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। निर्मम हत्या कर दी गई है। बताते चले कि प्रेमिका ने 20 दिन पहले ही एक बच्ची को जन्म भी दिया था। पूरा मामला सोनभद्र के शक्तिनगर थाने क्षेत्र से। आप पुलिस की गिरफ्त में जिस युवक को देख रहे हैं, इस युवक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। बस बात इतनी थी कि प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद कर रही थी और इसी से तंग आकर, इसी से परेशान होकर प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। 20 दिन पहले ही प्रेमिका ने एक बच्ची को भी जन्म दिया था। एक और बड़ी खबर वाराणसी से, जहां विजय प्रत्याशी ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने निकाला विजय जुलूस। जुलूस में बिना मास्क दिखे 50 से भी ज्यादा लोग। चुनाव आयोग ने लगाई थी जुलूस निकालने पर रोक। रोहनिया थाना क्षेत्र प्रभारी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से। हालांकि आपको बताते चले कि विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी है। प्रशासन ने विजय जुलूस निकालने पर साफ तौर पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके यूपी के अलग अलग जिलों से विजय जुलूस की तस्वीर देखने को मिल रही है। प्रत्याशियों ने जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है। आप जिस प्रत्याशी को देख रहे हैं, इन्होंने
वाराणसी में जीत दर्ज की पंचायत चुनाव के दौरान, और मनाही के बाद, पाबंदियों के बाद भी विजय जुलूस को निकाला गया है। 50 लोग से ज्यादा इस विजय जुलूस में शामिल हैं, जिन्होंने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है। आप लोगों को देख सकते हैं कि ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और ना ही लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। ये विजय जुलूस वाराणसी निकाली गई है। वाराणसी में पाबंदियों के बाद भी, क्योंकि पंचायत चुनाव में जीत के बाद प्रशासन के साफ तौर पर मनाही थी, प्रशासन ने पाबंदियां लगा रखी है कि कोई भी प्रत्याशी जीतने के बाद जुलूस नहीं निकाल सकता। और बावजूद इसके यूपी के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जो कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे प्रत्याशियों की वजह से ही, ऐसे लोगों की वजह से ही लगातार कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए लोग कितनी संख्या में विजय जुलूस में शामिल हुए हैं, जिन्होंने ना मास्क पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए। तो अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से सामने आ रही है, जहां देहरादून में प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई है। बता दें आपको कि प्रदेश में 6 मई तक अब कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। आवश्यक सामान की दुकानों को 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। बढ़ते संक्रमण के चलते लिया गया अहम फैसला। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया है। प्रदेश में 6 मई तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। आवश्यक सामान की दुकानों को 12 बजे तक बंद रखने के 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। अब जो भी जरूरी दुकानें हैं या जरूरी सामग्री की दुकानें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक ही खुली रहेंगी दोपहर के, और उसके बाद सभी दुकानें बंद रहेंगी। संक्रमण की बढ़ते रफ्तार को देखते हुए जो कोरोना कर्फ्यू सिर्फ 3 मई तक लागू था, यानी कि आज तक के लिए लागू था, इसकी अवधि 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। 6 मई तक उत्तराखंड के अंदर कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। प्रदेश में लगातार संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। जरूरी सेवाएं हालांकि इसमें चरणबद्ध तरीके से पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन जरूरी सेवाओं पर भी एक समय अवधि लगा दी गई है। दोपहर 12 बजे तक ही जरूरी सेवाओं की दुकानें भी खुली रहेंगी और उसके बाद पूरी तरीके से प्रशासन लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराएगा। कोरोना कर्फ्यू के तहत सभी दुकानें बंद रहेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के पंती बाजार के नीचे पिंडर नदी में ट्यूशन पढ़ने के बाद नहाने गए 8वीं कक्षा के 2 छात्र गजेंद्र सेनवाल और प्रियांशी नेगी नदी में डूब गए। जब वो दोनों देर शाम तक अपने घर में नहीं लौटे तो परिजनों ने इन बच्चों की खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि ये जो बच्चे थे वो पिंडर नदी के किनारे नहाने के लिए गए थे। हालांकि हुआ भी यही। आपको बता दें कि नदी के पास दोनों ही बच्चों का चप्पल और किताबें देखी गई। इसकी भनक लगते ही दोनों छात्रों के परिजन सहित पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस और तहसीलदार को इस बात की सूचना दी। इसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने विगत बृहस्पतिवार को देर रात तक दोनों छात्रों की खोजबीन की थी, जिसके बाद एक छात्र का शव मिला था, लेकिन दूसरे छात्र के शव के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि सोमवार को दूसरे छात्र का शव मिलने से ओहापोत की स्थिति आखिरकार खत्म हो गई है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों छात्रों का इस तरह असमय काल का ग्रास होने से पूरे क्षेत्र में गहरा मातम और शोक पसरा हुआ है। हमने आपको इससे पहले भी तस्वीर दिखाई थी, जिसमें एक बच्चे की जो शव को उसी दिन रात में बरामद कर लिया गया था। दूसरे बच्चे का जो शव था वो गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही थी, और अब आज दूसरे बच्चे के शव को भी बरामद किया गया है। 8वीं कक्षा में दोनों छात्र पढ़ते थे। नहाने के लिए पिंडर घाटी नदी में गए थे, लेकिन नदी में डूबने से दोनों की ही असमय मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में परिवार में कोहराम मचा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। दूसरे बच्चे के शव को बरामद करने के बाद पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के लिए, शव को पंचनामे के लिए भेज दिया है। ये दूसरे बच्चे की तस्वीर है। हालांकि हम आपको तस्वीर स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। बीते बृहस्पतिवार की पूरी घटना है ये।
दो बच्चे गए थे नदी में नहाने के लिए। जब देर शाम तक अपने घर नहीं लौटे बच्चे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की और अनुमान के मुताबिक ही बच्चों को नदी के पास से चप्पल और जरूरी चीजों को देखा गया, जिससे ये पता चला कि बच्चे नदी में डूब गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे का शव उस दिन रात तक बरामद कर लिया गया था, लेकिन अब 3 से 4 दिन बाद दूसरे बच्चे का शव बरामद किया गया है। दिनांक 29 तारीख में जो पंथी में यहाँ पे जो बच्चे नहाते हुए लगे थे, थाना अध्यक्ष थाली के महोदय के निर्देशन में उनके पर्यवेक्षण में हमारे एसडीआरएफ टीम के द्वारा और जल पुलिस के द्वारा, थाना पुलिस के द्वारा ये सर्च किया गया। एक बॉडी उससे अगले दिन ही रिकवर कर ली थी घटनास्थल से थोड़ा सा दूर पे, और एक बॉडी अब यहाँ से नारायणनगर झूला पुल के थोड़ा सामने दूसरी साइड, नदी की दूसरी साइड को, उस बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है। ये जो 29 तारीख को 2 लड़के बहने की सूचना पंथी के पास से मिली थी, उसमें एक बच्चा तो हमने 30 तारीख को ही बरामद कर लिया था नदी से, और एक की बॉडी आज 10:15 बजे करीब जो है एसडीआरएफ, जल पुलिस और हमारी स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से आज लाड बगड़े के पास से मिली, जिसमें पंचायत हमारी कार्रवाई के बाद शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन में, जहां उत्तराखंड में एक दिन में आए हैं 5000 से ज्यादा नए मामले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 5606 नए मामले हुए हैं दर्ज। 24 घंटे में कोरोना से 71 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के अंदर 53,612 एक्टिव केस हैं मौजूद। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड से सामने आ रही है। लगातार संक्रमण की रफ्तार उत्तराखंड में बेकाबू है। 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 5606 नए मामले सामने आए। 24 घंटे के दरमियान 71 लोगों ने संक्रमण की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। महाकुंभ के बाद संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। तो प्रदेश में वन और कोविड जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सोमवार को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल अस्पताल श्रीकोट में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे और संबंधित अधिकारियों के साथ जिले में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक के बाद उन्होंने संबंधित चिकित्सक से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में रोगियों के उपचार और संपूर्ण सुविधाओं की जानकारी ली और साथ ही श्रीनगर जनरल वार्ड के गायनो डॉक्टर के शीघ्र नियुक्त के लिए संयुक्त स्वास्थ्य को निर्देशित भी किया गया। श्रीनगर अस्पताल में 250 किलोवाट का एक जनरेटर और 1000 लीटर की ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति दे दी गई है। इसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्त अस्पतालों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि मरीजों के परिजन उनका हालचाल फोन के माध्यम से अब जान सकेंगे। तो एक और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां प्रदेश में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत। बताते चले कि मंत्री गणेश जोशी ने गुजरात सरकार से की बात। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल से की गई है बात। जल्द मिलेंगे प्रदेश को ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर। प्रदेश में संक्रमण की वजह से ऑक्सीजन की कमी है और अब तो बाबत यह है कि उत्तराखंड के अंदर खाली ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी देखने को मिल रही है, जिसके बाद मंत्री गणेश जोशी ने गुजरात सरकार से फोन पर बातचीत की है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल से उन्होंने बात की है। जल्द मिलेंगे प्रदेश को ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर। बातचीत के बाद कयास लगाए जा रही है कि हो सकता है बहुत जल्द ही प्रदेश को खाली ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाएं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए उत्तराखंड में प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब खाली सिलेंडर की कमी भी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गुजरात के ऊर्जा मंत्री से बातचीत की गई है और इस बातचीत के बाद अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है बहुत जल्द ही ऑक्सीजन के जो खाली सिलेंडर हैं वो प्रदेश के लोगों को मुहैया कराया जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और अहम खबर की, जो कि ज्वालापुर से है, जहां ज्वालापुर स्थित थोक केंद्र उपभोक्ता भंडार में अधिकारियों की मिलीभगत से
फर्जीवाड़ा चल रहा है। आपको बता दें कि कई सालों से पूर्व सचिव के नाम से चली आ रही खाद्य आपूर्ति विभाग में राज्य की उचित दर की दुकानों में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्व में जो सचिव था वो अब एडीओ पद पर रोशनाबाद में नियुक्त है। लगातार कई सालों से एडीओ के नाम से सरकारी उचित दर मूल्य की दुकानें चला आ रही हैं। हालांकि वर्तमान में जो सचिव है फिलहाल उसके नाम से कोई भी दुकानें नहीं है। इस दौरान हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि थोक केंद्र उपभोक्ता भंडार में फर्जीवाड़े की सूचना मिली है और जो भी दोषी होंगे उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मोहित। अधिकारी ने कहा है साफ तौर पर कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है या फिर सिर्फ कार्रवाई की बात को कह के पूरे मामले को टाल दिया गया? मोहित जी, आपको बता दें कि कई सालों से पूर्व सचिव की मिलीभगत से उनके नाम पर चली आ रही है खाद्य पूर्ति विभाग की दुकानें जी। और उन दुकानों में चल रहा है फर्जीवाड़ा। 2 दुकानें हैं हरिद्वार क्षेत्र के अंदर। पहली दुकान है डाट मोहल्ला और दूसरी दुकान है टिबड़ी बैरल के पास स्थित है। जब उनके संबंधित विभाग और प्रशासन को अवगत करवाया गया है, वो अवगत कराने के बाद भी बाल बाल बच रहे हैं ये दुकानदार। जी, अभी तक कोई कार्रवाई मोहित की गई है इस संदर्भ में, क्योंकि जिलाधिकारी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आप हमें ये बताएं कि अभी तक प्रशासन के द्वारा इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई है और क्या एक्शन लिया है प्रशासन ने? जी, प्रशासन की तरफ से भी कोई भी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर नहीं की गई है। ये लोग धड़ल्ले से अपना काम, जो फर्जी झोला छाप है, ये अपना धड़ल्ले से काम कर रहे हैं और लगातार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई प्रशासन करने से बच रहा है। ये हम बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी इन लोगों पे प्रशासन की तरफ से और संबंधित विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल मोहित, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रशासन ने कार्रवाई की बात तो कही थी लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। संज्ञान में दिया गया है कि कोई इस प्रकार का गवर्नमेंट ऑफिसर को जो है कोई सरकारी सस्ता गल्ला दुकान का आवंटन हुआ है। इस विषय में अभी मैं जांच बिठाऊंगा, तो जांच का आज्ञा प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो इस बीच एक और बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां जिले में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला जारी। कोरोना महामारी में चांदी काट रही है झोला छाप डॉक्टर, लोगों की जेब ढीली कर रहे हैं फर्जी डॉक्टर। प्रशासन नहीं कर रहा इन पर कोई भी कार्रवाई। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ऐसे कुछ डॉक्टर हैं जो आपदा की घड़ी में भी अवसर तलाश रही हैं। हरिद्वार से ऐसी खबर सामने आई है जहां जिले में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला लगातार जारी है। कोरोना महामारी में चांदी काट रहे हैं ऐसे झोला छाप डॉक्टर, लोगों की जेब ढीली की जा रही है इन फर्जी डॉक्टरों के द्वारा। और हैरानी यह है कि इस पूरे मामले में अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पूरा देश संक्रमण की रफ्तार में है, ऐसे में लोगों का विश्वास इस वक्त सिर्फ डॉक्टर पे ही है। और ऐसे डॉक्टर भी है इस देश के अंदर जो डॉक्टरी के नाम पर, फर्जी डिग्री के नाम पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरा मामला आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। हालांकि उत्तराखंड के अंदर काफ़ी ऐसी घटनाएं आपने देखी भी होगी। लोकमंच न्यूज़ के जरिए हमने आपको कई बार अवगत भी कराया था कि आपदा के इस घड़ी में कुछ झोला छाप डॉक्टर भी हैं जो अफसर की आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, इससे पहले भी हमने कई बार दिखाया था घटनाक्रम को, इस तरीके से जो झोला छाप डॉक्टर है वो इस आपदा की घड़ी में गरीब जनता से पैसे ऐंठ रही हैं, तमाम ऐसी शिकायतें देखी गई थी। लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मोहित, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास इस घटनाक्रम को लेकर? जी सुरभि, धर्मनगर हरिद्वार चाहे भले ही हरिद्वार शहर का टिबड़ी क्षेत्र हो या अगर हम बात करें हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के आसपास या बादराबाद में इसके सलेमपुर क्षेत्र या श्यामपुर क्षेत्र ग्रामीण इलाकों के, यहाँ पर तो लोग फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों को जेब ढीली कर रहे हैं।
और आपको ये बता दें कि लगातार इन लोगों पे प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो संबंधित विभाग है तो सीएमओ उन्हें भी बार बार अवगत कराया जा रहा है, तो उसके बाद भी प्रशासन इन पर कार्रवाई करने से बच रहा है। जी मोहित, हैरानी है कि इस घटनाक्रम को लेकर प्रशासन जानता है, हर चीज के बारे में अवगत है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं करने के पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है मोहित? जी सुरभि, अगर बताना चाहे इन फर्जी झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर इनके पर या तो किसी राजनीतिक सतह पर नेताओं का हाथ है या किसी बड़े अधिकारी का हाथ है। जो ये लोग हरिद्वार शहर के बीचों बीच फर्जी दुकानें खोल के बैठे हैं और मरीजों का तरह तरह से इलाज ये लोग कर रहे हैं, फिर भी कई सालों से इलाज कर रहे हैं, फिर भी इन लोगों के ऊपर प्रशासन का कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने से कतरा रहा है। इसमें अपने आप में सोचने वाली है कि ये बड़ी बात भी है कि जहां हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने या श्यामपुर क्षेत्र बोले हजारों की, वहां लाखों की संख्या में लोग हरिद्वार क्षेत्र में आते हैं, तो और लोग आते हैं और इनके बाद भी ये डॉक्टर फर्जी जो इनका इलाज कर रहे हैं और अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सोचने वाली अपने आप में एक बात है। जी बिल्कुल मोहित, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इन डॉक्टरों के खिलाफ अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले भी कई शिकायतें उत्तराखंड से सामने आ चुकी है, लेकिन शिकायत आने के बावजूद प्रशासन इस पूरे मामले में अपना पलड़ा झाड़ता हुआ दिख रहा है। अभी तक कोई भी कार्रवाई ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रानीखेत से, जहां प्रदेश सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन के बाद हुए सल्ट विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली को 4697 मतों से पराजित कर अपनी जीत दर्ज कर ली है। महेश जीना को 21874 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली को मात्र 17177 मत ही प्राप्त हुए। तीसरे नंबर में नोटा रहा है, जिसका 421 लोगों ने प्रयोग किया। तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती स्थिति को देखते हुए डीएम मनोज गोयल ने जिले में 3 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है, जो 3 मई से शुरू होकर अब 6 मई की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानें 1 बजे तक खुली रहेगी। डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों को कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन और नियमों का पालन करवाने के लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में निगरानी समितियों का गठन भी किया, जिसमें ग्राम प्रधानों के साथ ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा गया। डीएम ने सभी प्रधानों और आम लोगों से सहयोग करने की भी अपील की। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करवाने के लिए हमने आज ग्राम स्तर पर निगरानी समिति का एक आदेश जारी किया, जो समिति ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसमें अन्य कार्मिक जो धरातल के जितने भी कार्मिक होते हैं उन सबको ग्राम प्रधान की सहायता के लिए जोड़ा गया, जैसे आशा, आंगनवाड़ी, ग्राम विकास अधिकारी, जो वहाँ पे कार्यरत अध्यापक है, उन सबको इस समिति में जोड़ा गया है, जिनका दायित्व ये होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए, मास्क का पालन करवाने के लिए, होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए ग्राम प्रधान को पूरा सहयोग है। तो टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी ने धरना प्रदर्शन किया और बदहाल व्यवस्था जल्द ठीक नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि जिला अस्पताल में कोविड के चलते गर्भवती महिलाएं आ रही है, जिसमें अधिकतर महिलाएं पॉजिटिव भी हैं और उन्हें ऋषिकेश रेफर कर दिया जा रहा है, जिससे तीमारदार परेशान हो रहे हैं। तो आप ये धरना प्रदर्शन देख रहे हैं उत्तराखंड की टिहरी में, जहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है, अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली है और इस कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ रहा है। इसी से चिंतित हो गई और इसी चीज़ से परेशान होकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन किया है। बदहाल व्यवस्था जल्द ठीक नहीं होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बताते चले कि सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि जिला अस्पताल में कोविड के चलते महिलाएं गर्भवती भी हैं और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो कोरोना संक्रमित है, जिन्हें इलाज के लिए ऋषिकेश रेफर कर दिया जाता है, लेकिन अस्पताल में इलाज नहीं कराई जाती है।
तो खबर विकासनगर के देहरादून से, जहां एक तरफ शासन प्रशासन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीते रविवार पछवाटून के थाना सहसपुर क्षेत्र में देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके के मालिक कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शराब कारोबारियों को ना ही कोरोना वायरस का डर है और ना ही शासन प्रशासन का ही कोई खौफ। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक 2 बजे के बाद ठेकों पर शराब बेचना प्रतिबंधित है, लेकिन बावजूद इसके शराब के ठेका मालिक दुकान का शटर डाउन कर पीछे के दरवाजे से शराब बेचते हुए नजर आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब वहीं दुकान के अंदर ही ग्राहकों को शराब भी परोसी जाने लगी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। ऑक्सीजन प्लांट बनाने पर सरकार देगी 75 करोड़ रुपए तक की सहायता। ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर और इनके उत्पादन संबंधी उपकरणों के लिए मिलेगी सहायता। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी इस बात की जानकारी। तो बड़ी खबर, लगातार पूरे देश में संक्रमण के दौर में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही हाल देखा जा रहा है और इसी को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट बनाने पर सरकार ने 75 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इनके उत्पाद संबंधी उपकरणों के लिए ये सहायता राशि दी गई है और इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सहज से इस बात की जानकारी सामने आई। ऑक्सीजन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय किए हैं। अगर कोई मध्य प्रदेश के अंदर नया प्लांट लगाएगा तो उसे 50% की सब्सिडी देने का आज राज्य सरकार ने तय किया है। अगर कोई विस्तार करेगा लगे हुए प्लांट का तो 30% की सब्सिडी, जो न्यूनतम 10 करोड़ अथवा 50 करोड़ से कम होगा तो इस नीति का लाभ मिलेगा। इस पैकेज में ऑक्सीजन उत्पादन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उत्पादन करने वाली इकाइयां भी शामिल हैं। पूर्व में स्थापित मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम जो भी है वो भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। पात्र इकाई के यंत्र, संयंत्र, भवन में किए गए पूंजी निवेश का भी 50% की दर से प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी, जो अधिकतम 75 करोड़ से कम होगी। बड़ा निर्णय राज्य सरकार का जनता के हित में आज लिया है और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इसके आदेश जारी कराए। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।